जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरवी नॉलेज सेंटर में, जिसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको हम आज स्टार्ट करें और कोशिश करेंगे कि आज ही ख़त्म कर दें, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है और काफ़ी ईजी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो ऐसे ही जो नेक्स्ट चैप्टर है उनके वीडियो लेक्चर आप तक पहुंच पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। तो पहले रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है ये तो जान लें कि भाई रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, फिर उसको समीकरण की फॉर्म में लिखेंगे। देखो, जब किसी वस्तु या पदार्थ की अवस्था, रंग, तापमान या गैस का उत्सर्जन में परिवर्तन हो तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जानने से पहले रासायनिक परिवर्तन जानते हैं। अब ये लाइन लिखी हुई कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब किस तरह से क्या है। तो देखो, कोई भी चीज़ होगी, आप मान लेते हैं पहले एग्जांपल से कि ये मान लेते हैं एक ये कागज़ है ना, कागज़ का एक पत्ता है, तो इसका कुछ रंग है, इसका कुछ आकार है, कुछ अवस्था है ना, कुछ ना कुछ तो है, इसका रंग है कुछ। जब इसको हम जलाएंगे, क्या करेंगे, मान लेते हैं जलाते हैं, तो पहले इसका रंग था, उसके बाद का रंग चेंज होगा। पहले हो सकता है सफ़ेद कलर का हो, तो फिर इसका रंग कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा, तो इसके रंग में परिवर्तन हुआ। जब जलाएंगे तो कुछ धुआं भी निकलेगा, तो कोई गैस भी निकलेगी। पहले ठंडा था, अब राख हल्की सी गर्म होगी। तो इस तरह से क्या हुआ, कागज़ का जो है रूप बदल गया, मतलब इसके रसायन में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और ये जो हुआ है कागज़ का जलना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है ना, कोई बड़ी बात नहीं। रासायनिक अभिक्रिया फिर से पढ़ते हैं। जब किसी वस्तु के, जैसे हमने कागज़ माना था, कि अवस्था, रंग, तापमान में और गैस का उत्सर्जन में परिवर्तन हो, मतलब गैस निकलती हो, उससे रासायनिक परिवर्तन करते हैं। और इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो आपके डायग्राम में दिखा हुआ है ये क्या है, तो मैग्नीशियम की क्या ले रखी है, एक इस तरह से पेपर ले रखा है जो किसका है, मैग्नीशियम का है, और उसके आग में जो है जला रखा है। तो क्या बनता है, ये वाला जो है मैग्नीशियम वाला, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखना जरूरी है। क्या ले रखा है, मैग्नीशियम है, और इसको जलाते हैं। तो भाई कोई भी चीज़ जलता किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, आगे हम अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे कि जो ये है, इस तरफ जो है ऑक्सीजन 2 है और इधर 1 ही है, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे हम ये आगे देखेंगे। लेकिन आप सिंपल ध्यान रखो, मैग्नीशियम धातु है जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक रसायन नया बना ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या हो गया, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। तो एक तो वो होगी, दूसरी चीज़ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली थी, और तीसरी चीज़ जो है वो, सॉरी, दूसरी चीज़ ये वाली है। क्या है, इसमें एक लेते हैं हम, क्या लेते हैं, एक इसमें बीकर ले रखा है, ठीक है, फ्लास्क जिसको बोल रखा है, और इसके अंदर क्या डाल रखा है, छोटे छोटे जो है जिंक डाल रखा है। तो मैं जो लिखा हुआ इसमें क्या बोल रखा है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर कर रखा है जिंक, जिंक मतलब Zn, लिखा ना, दानेदार जस्ता, जस्ता मतलब जिंक। जिंक के ऊपर से धीरे धीरे इसके अंदर क्या डाल रखा है, लिक्विड, ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है वो क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2SO4। इन दोनों को डाल रखा है। तो देखो यहाँ से क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे गैस का उत्सर्जन हो रहा है। तो मोटा मोटी आपको क्या समझना है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी कि उसके रंग में, आकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है किसी वस्तु के कुछ होने के बाद, तो हम उसको रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया हो गई, अब रासायनिक समीकरण क्या है, तो इसको 3 तरह से लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण को, एक वाक्य रूप में, एक शब्द रूप में, और एक सूत्र रूप में। रसायन को समीकरण की फॉर्म में लिखना, समीकरण देखो वाक्य रूप में कैसे, देखो इस समीकरण को तो वैसे हम इसको ही बोलते हैं Mg+O2 को, लेकिन देखो
रासायनिक जो अभिक्रिया हुई है, यहाँ पे समीकरण ना लिखे, यहाँ पे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को हम 3 रूप में लिख सकते हैं। एक वाक्य रूप में, देखो कैसे। फर्स्ट, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन, जो मैंने कहा था ना, मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, मतलब जब इसको जलाते हैं तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। ये तो हो गया वाक्य में, हमने पूरा सेंटेंस बता दिया कि सामने वाले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उसी को शब्द रूप में लिखना हो तो ये लिख दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इसके नीचे लिखा हुआ है अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ शब्द रूप में, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और फिर क्या लिखा हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है आपको सही नहीं दिख रहा होगा, पर ठीक है, ऑक्सीजन। और इससे क्या बना भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैं खाली मैग्नीशियम और ऑक्साइड कहता हूँ, ऐसे होगा नहीं, आपको मेरे को ये हिंदी में लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, बाकी इसका तो MgO हो जाएगा, लेकिन आपको ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मानना है। तो देखो अभिक्रिया के जो ये तीर का निशान है ना, इसके इधर जो होते हैं और इसके इधर होते हैं, इस तरफ वाले को तो बोलते हैं अभिकारक और इस तरफ वाले को बोलते हैं उत्पाद। तो अभिकारक क्या करते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम ने और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया के अंदर भाग लिया है, मतलब इन दोनों ने भाग लिया है और इन दोनों से मिलकर क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या बना, उत्पाद बना, कि उन दोनों से कुछ चीज़ बना, इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट बना। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक वो होते हैं जो अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं और उनसे कुछ नई चीज़ बनती है, उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो हम जो है इस तीर के माध्यम से दिखाते हैं, ये तीर बताता है कि अभिक्रिया इस तरफ से इस तरफ जा रही है। ठीक है, अब इसी को सूत्र रूप में, तो हम ज़्यादातर पूरी केमिस्ट्री में जो है यही वाला जो यूज़ करते हैं सूत्र रूप में। रासायनिक अभिक्रिया को बताने के लिए हम सूत्र रूप ही यूज़ करते हैं, जो काफ़ी ईजी भी होता है और यही समझने में आसानी भी होती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम को Mg उसका प्रतीक रूप में लिख दिया और ऑक्सीजन को O2 लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO, जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये कौन सा रूप है, सूत्र रूप। और हम अभी तक जो है आगे जितने पढ़ेंगे वो सब रासायनिक अभिक्रिया सूत्र रूप में ही पढ़ेंगे। अभी तो हमने देख लिया कि 3 रूप में होती है अभिक्रिया। एक तो शब्द रूप में, जो आपने सिर्फ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन शब्द लिख दो, वाक्य रूप में पूरा ही वाक्य लिख दो, और सूत्र रूप में जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये मोटा मोटी हमने मान लिया क्या, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम 3 तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा काम क्या आती है, सूत्र रूप वाली। आगे चलते हैं। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया लिख तो ली, लेकिन उसको संतुलित करना जरूरी है। संतुलित का मतलब कि जो अभिकारक है और जो उत्पाद है, उन दोनों का जो भार है वो बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो आपने एक नियम पढ़ा होगा, कौन सा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्लास 9th में था। तो देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। मतलब आपने कोई अभिक्रिया की तो ऐसे नहीं होगा कि अभिक्रिया के बाद जो वजन है वो कम हो जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा। कुछ एनर्जी घर्षण में मान लेते हैं, कुछ जलने में ऊर्जा के रूप में एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तो ऊर्जा के रूप में कुछ एनर्जी या जो भार है वो निकल जाएगा, लेकिन कम नहीं होगा, बराबर ही रहेगा। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल भार अभिकारक तत्वों के कुल भार के बराबर होता है। मतलब इस तरफ का जो भार है इस तरफ के भार के बराबर होना ही चाहिए। आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक अभिकारकों का भार उत्पाद के भार के बराबर होना ही चाहिए। हम वो आगे संतुलित करना सीखेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों करते हैं, तो रीज़न आप बता सकते हो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। ये केमिस्ट्री में ही नहीं, पूरे अपने भौतिक विज्ञान में भी लगता है, भौतिक चीज़ों में भी लगता है, जहाँ पे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी होता है। ठीक है, अब आते देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे जो है हम इसको संतुलित करके देख लेते हैं। तो देखो ये क्या है, इस तरह से एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है Fe, जो क्या होता है, आयरन मतलब लोहा, और उसकी अभिक्रिया किससे करा रखी है, जल से। तो लोहे पे जब जल डालते हैं तो क्या बनता है, जंग बनता है ना। तो ये क्या है, जंग का फॉर्मूला है। और ये क्या है,
H2 मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये तो हो गया भाई, हाँ हमने इसको किस रूप में लिखा हुआ है, सूत्र रूप में, लेकिन बोला किस में मैंने, वाक्य रूप में, कि जब लोहे पे पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जंग बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये तो हो गया। अब इसको संतुलित करने का मतलब क्या है, जिधर जितना भार इस तरफ है उतना ही भार इस तरफ होना चाहिए। अब मतलब समझ में नहीं आ रहा कि सर भार कैसे, हम क्या इसको वजन तौलेंगे कैसे कॉपी के अंदर। तो आपको तौलना वगैरह कुछ नहीं है, आपको सिर्फ काउंट करना है तत्वों के नाम। तो पहले जो भी तत्व है या फिर जो भी यहाँ पे अणु बने हुए हैं सबको बॉक्स में बंद कर लेना है, कि इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। फिर मैं आगे बताता हूँ करना क्या है। इसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब देखना है यहाँ पे आपको लाइन खींच देनी है। इधर क्या लिखना है, Fe, और इधर भी क्या है, Fe, ठीक है। इधर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों साथ में है तो ये एक बॉक्स में आ जाएंगे। यहाँ पे अलग रूप में है लेकिन बॉक्स में रखना है, ये एक बॉक्स में आ जाएंगे। यहाँ पे Fe है और O है तो ये एक बॉक्स में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर साथ में ही है तो हम चेंज नहीं करेंगे। फिर हाइड्रोजन है तो इस तरह से ही लिखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कितना है। इधर Fe कितना है तो भाई एक ही है, और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं तो यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इस तरह हमने काउंट कर लिया कि कितने कितने हैं। तो Fe कितना है, 1 है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे देखो H2 लिखा हुआ है, तो H2 मतलब हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। अब इधर आता है भाई, देखो Fe इधर कितना है, 3 है, देखो यहाँ है ना 3, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ये बॉक्स साथ में बनाए क्योंकि हम इसके अंदर कोई चेंज करेंगे, इसके बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है भाई, 2। अब देखना है कि हमको दोनों तरफ जो है सब बराबर होना चाहिए। इधर Fe जितना है उतना ही इधर होना चाहिए, हाइड्रोजन इधर जितना है उतना ही इधर होना चाहिए। तो आप कोई भी एक चीज़ को बराबर कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे कि मैं मान लो इधर Fe कितना है, इधर 3 है, तो मैं इसके बाहर मल्टीप्लाई करना है 3, तो 3 है और यहाँ पे 1 है, 3 इंटू 1, तो अब नया कितना हो जाएगा, 3। तो इधर 3 हुआ और इधर 3 हो गया, मतलब ये तो हो गया बराबर, हो गया, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, और इधर भी कितना है, 2, मतलब ये तो वैसे ही बराबर है। अब देखो इस तरफ कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है इस तरफ, और इधर कितना है, 1 ही, मतलब इधर मैं 4 से गुणा कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा इधर, 4, ठीक है। अब देखो आप 4 तो कर लोगे, लेकिन ऑक्सीजन को हम 4 गुणा कहाँ करें। देखो मैं वापस से पीछे वाले पेज पे आता हूँ। ये अभिक्रिया आपकी मैं लिख देता हूँ, Fe की अभिक्रिया H2O से कराते हैं तो Fe3 एक मिनट, Fe3O2 है ना, सॉरी Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमने क्या किया, अब मैं इसमें रेड पेन से मार्क कर देता हूँ। हमने यहाँ पे इसको 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। हमने क्या था ना, ये 3 से गुणा, मतलब इधर भी 3 Fe हो गए और इधर भी 3 जो है Fe हो गए, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, हाइड्रोजन के वहाँ 4 गुणा किया था। इसका मतलब जो है हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन के वहाँ 4 गुणा किया था, 4 गुणा किया था ना। इसका मतलब देखो, ये जब आप बंद करोगे तो कोई भी संख्या गुणा हम यहाँ बाहर करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4। तो देखो Fe तो कितना हो गया, इधर कितना हो गया, 3 हो गया, और इधर भी कितना हो गया, 3, ये बराबर है। ऑक्सीजन हमने कितना कर, देखो ऑक्सीजन इससे गुणा होगा तो कितना है, 4, तो इधर कितना ऑक्सीजन हो गया, 4। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो इसके जो नीचे वाली संख्या होती है और जो पास वाली वो सब गुणा होती है। तो हाइड्रोजन कितना है इस तरफ, 8। अब इधर देखो भाई, इसके सामने सामने की बात करते हैं। इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, 4, और उधर कितना है, 4। अब इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। हमको करना है कितना, 8 करना है ना, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर दे तो हो जाएगा ना अभिक्रिया। तो इस तरह से जो है ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। हमको सिर्फ देखना होता है कि कौन किस तरफ है, आपको अपने हिसाब से कि किसको में ध्यान रखना, इसको जब गुणा करते हैं तो 8 ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब जो यहाँ वाली संख्या होती है, हमको कोई भी संख्या गुणा यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ, इसलिए मैंने पहले जो है बॉक्स बनवाया था।
ऐसे ही जो है सारी अभिक्रियाएं संतुलित हो जाती है। आपको सब भी तत्वों को अलग अलग लिखना होता है। बस ध्यान रखना कि आप जैसे कि H2O लिखा हुआ है और मुझे 4 से गुणा करना था, तो हम यहाँ 4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि H2O जल का फॉर्मूला है। आपको कोई भी चेंज करना है तो आपको यहीं पे चेंज करना है। आप यहाँ 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 6 कुछ भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो हमने 3 जो है यहाँ पे लिखा था, हम Fe3 हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, हम संख्या का गुणा यहीं पर करेंगे। इस तरह से जो है रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। और भी हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से बना दूंगा वीडियो, जिसमें हम बहुत से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। लेकिन इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमने एक रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करके देख ली। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो ये तो हमने कुछ बेसिक से पढ़ लिए। अब देखो ये लेस इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो कभी कभी अभिक्रिया में परिस्थिति के ताप, दाब, उत्प्रेरक है ना, ये आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ये आपके आगे काम आएगा, पर अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब ये तीर के ऊपर है ना, कभी कभी हम तापमान बता देते हैं कि भाई इसको अभिक्रिया को कितने तापमान पर रख रहे हैं, मतलब चला रहे हैं, या दाब बता देते हैं कि मतलब कोई अभिक्रिया कितने दाब पर हो रही है, ये बता देते हैं। थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में आता है, आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी जान लो कि भाई कभी ऐसा लिखा हो तो पता नहीं चले कि क्या होता है। जैसे कि ये अभिक्रिया है, इसमें यहाँ पे लिखा हो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, तो ये कभी कभी हम तीर के निशान के ऊपर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से आपका जो है मोस्ट इसको कितनी बार भी आप स्टार लगा दो, ये रासायनिक अभिक्रिया एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसको संतुलित क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं। अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो यहाँ पे आपको कितने प्रकार के, लगभग 1 2 3 4 5 प्रकार की अभिक्रिया लिखी हुई है, और 2 हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो टोटल 7 अभिक्रिया आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, संयोजन अभिक्रिया। देखो जैसे इसका नाम में ही है क्या, संयोजन। तो संयोजन का मतलब क्या होता है, दो चीज का मिलना। तो दो चीज कौन कौन से मिलेंगे, दो अभिकारक मिलेंगे, अभिकारक A प्लस अभिकारक B, और मिल के क्या बनेंगे, AB बनाएंगे। मतलब दोनों मिलके कोई एक उत्पाद बनाएंगे। देखो जैसे कि ये एग्जाम्पल है, आपके घर में कभी आरास या चूना जिसको बोलते हैं, जिससे हम घर की पुताई करते हैं सफेदी कराने के लिए, तो उसको क्या करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं। ये बीकर है, इसमें पानी है और इसमें क्या डाल दिया, चूना। तो अभिकारक एक पानी हो गया, अभिकारक भी चूना हो गया, और उससे जो बनता है आपका जो घोल, वो क्या हो गया, आपका उत्पाद, जो एक उत्पाद बनता है। अब देखो यहाँ पे क्या ले रखा है, जल जिसको पानी, और जो मैंने चूना बोला उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, Ca और कैपिटल O, कैल्शियम ऑक्साइड। तो दो चीज मिलके एक रासायनिक अभिक्रिया बनी, जिसको संयोजन अभिक्रिया हम कहते हैं। ठीक है। देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल है। जो एक तो हमने पहले देखा, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो ये बनता है। अब और कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। मतलब कार्बन का मतलब कोई भी चीज़ जो है लगभग कार्बन की ही बनी होती है। जैसे कि लकड़ी है, कार्बन की बनी हुई है, आपने ऑक्सीजन के ऊपर जलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। मतलब दो चीज़ें मिल करके एक उत्पाद बना तो संयोजन अभिक्रिया। और यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलते हैं तो क्या बनता है भाई, जल बनता है। देखो अब इसको थोड़ा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो चूना क्या होता है, CaO, इसको हमने किसमें मिलाया, जल के अंदर। ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं अब एक तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, और सामान्य नाम क्या होता है, बिना बूझा चूना। ये आपको एग्जाम पूछ सकता है, बिना बूझा एक मिनट, बिना बूझा चूना। और ये क्या बनता है, पानी के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनता है। और देखो यहाँ पे क्या बनता है, और ऊष्मा निकलती है। आपने देखा होगा ना, जब चूना को पानी में डालते हैं तो थोड़ा गर्म हो जाता है। अगर नहीं देखा होगा तो जब कभी आपके घर पे चूना करे सफेदी कराने के लिए दीवार को, तो जब चूना पानी में मिलाए तो आप उसको बाहर से ही हल्का सा या फिर हल्का सा हाथ का फील करना, हाथ से, मतलब आपको गर्मी फील होगी। तो ये रियल में ऐसा होता है। तो अब ये वाला कौन सा होता है, ये
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम हो गया, और इसको बोलते हैं बूझा हुआ चूना। तो ये बूझा हुआ चूना है और ये बिना बूझा है। देखो बूझा है का मतलब क्या, मतलब इसमें पानी, देखो कोई भी चीज़ बूझती कब है, जब उसमें हम पानी मिलाते हैं। तो ये पानी मिलाने पे ही तो बना हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसलिए इसको बोलते हैं बूझा हुआ चूना, और ये बिना बूझा हुआ चूना। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि बूझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और बिना बूझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और बूझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे लिखा हो ना, बूझा हुआ चूना, तो बूझ चुका है क्योंकि इसमें पानी मिला हो, और इसमें पानी नहीं मिला मतलब ये बिना बूझा हुआ है। इसमें आपको ये वाली अभी क्या इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखनी है। बाकी तो दो काफी इजी ही है। आगे बढ़ते हैं भाई। हो गया संयोजन। अब देखो ये जो मैंने कहा ना, वो क्या कहते हैं, आपने दीवार पर सफेदी कराने का, उससे रिलेटेड ही है। फिर अपन आगे वाले अभी क्या कर लेंगे, लेकिन ये जान लो अभी। देखो बूझे हुए चूने का विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी के लिए किया जाता है। हमने कहा ना चूना बुझ चुका है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देता है। तो हमने क्या किया, पहले चूना लिया, उसको पानी में डाला और उसको अच्छे से मिक्स किया, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बूझा हुआ चूना कहते हैं। अब इसको दीवार पर जब लगाएंगे तो वायु में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और वो मतलब जल जो है बाहर निकल जाता है, वाष्प के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और दीवारों पर चमक आ जाती है। तो दीवारों पर चमक जो है 2-3 दिन बाद आती है। तो आपको एक क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पर सफेदी करते हैं तो 2-3 दिन बाद चमक क्यों आती है। तो आप लिख सकते हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत धीरे अभिक्रिया करता है, और धीरे अभिक्रिया करने में ही उसको 2-3 दिन लग जाते हैं, और वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से दीवारों पर चमक आ जाती है। और देखो ये भी ध्यान रखना, संगमरमर का सूत्र भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो है रियल कॉन्सेप्ट है, आपको ये बेस बिल्डिंग में काम आएंगे। आपके एग्जाम में भी प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने जो है इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था। तो संयोजन अभी क्या आपकी क्लियर हो गई। आप आराम से आगे चलते हैं वियोजन पे। तो हमने संयोजन में क्या किया था, दो को जोड़ा था, इसमें तोड़ेंगे, ए बी होगा, जो जुड़े हुए हैं उसको हम ए में और बी में अलग अलग तोड़ देंगे। तो देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पादों में परिवर्तन हो जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हो सकता है 2 में टूटे, 3 में टूटे, लेकिन टूटेगा तो जरूर। अब देखो यही वाला जो है ना, इसको तोड़ने के 3 तरीके हैं। किसी भी चीज को तोड़ कह सकते हैं भाई, उसमें गर्मी दे दो, जैसे कि पानी है, उसको पानी उबाल दो, पानी उबल जाएगा। तो ये कोई सेंस नहीं हुआ, लेकिन देखो किसी भी चीज को तोड़ना है मतलब उसमें गर्मी देनी पड़ेगी। तो ऊष्मा से तोड़ सकते हैं, या फिर वैद्युत से तोड़ सकते हैं, या फिर सूर्य के प्रकाश से तोड़ सकते हैं। तो देखो ऊष्मा से कैसे तोड़ेंगे। फर्स्ट वाला जो है ये फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के अंदर हम क्या करते हैं, गर्मी देते हैं, मतलब फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैसें बनती है। तो आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम में यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। ये तो हो गया भाई, मैंने बता दिया कि फेरस सल्फेट होता है, उसको ऊष्मा देंगे तो फेरस फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। आपको एग्जाम में दे देगा कि जब फेरस सल्फेट को, मेरी बात को सुनना, जब फेरस सल्फेट को ऊष्मा देते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इस तरीके से कि फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो, क्योंकि ये विद्युत वियोजन अभी क्या है, तापन से, यहाँ पे ऊष्मा का मतलब इसको जब गर्म करते हैं तो, ठीक है। और ये वाला जो हमने दूसरा पढ़ा ही था क्या, कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना था, चूने का पानी जो दीवार पर लगाया था तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, और जब उसको जब गर्म करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, बूझा हुआ चूना, क्योंकि उसके अंदर से पानी निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस में निकल जाएगी। समझ में आया। तो आपको ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो कौन सी गैस निकलती है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं तो पूरी अफ्रीका लिखी होगी और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए और यहाँ पे बी, और बोल देगा कि ए और बी गैस के नाम बताइए। तो इस तरह से भी आपका लिखा हुआ आ सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो ये वाला तो पूछा ही हुआ एग्जाम में। जब लेड नाइट्रेट को, ये लेड
Pb को हम लेड कहते हैं और NO3 को नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को हम PbO मतलब लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी आपको उस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। जब लेड नाइट्रेट को आपको ये ना दे के उसका नाम देगा, जब लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं या ताप देते हैं तो कौन कौन सी गैस निकलती है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों अभी क्या निकलती है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, आपको इसको अच्छे से नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से, और फिर जो है इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गया भाई दो तरीके से हमने, एक तरीके से तापन द्वारा, तीन अभिक्रिया बताई। अब वैद्युत अपघटन कैसा होता है, जैसे कि जल है H2O, और जब जल के अंदर हम क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है अलग और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है अलग। तो यहाँ पे 1 से 2 बन गए ना, तो ये भी तो क्या हुआ, वियोजन तो हुआ, यहाँ पे वैद्युत लिख देंगे। तो ये काफ़ी ईजी है। अब देखो सूर्य के प्रकाश से भी तोड़ सकते हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, वियोजन। तो 3 तरीके से तोड़ते हैं, तापन द्वारा, वैद्युत द्वारा और सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो जब सिल्वर, Ag को हम सिल्वर कहते हैं, सिल्वर मतलब चांदी, आपने सुना होगा चांदी, है ना। चांदी को साइंस में Ag से बताते हैं, मतलब केमिस्ट्री में AgOG, वो वाला Ag, है ना। ये मजाक था। Ag सिल्वर का मतलब चांदी का प्रतीक है साइंस में, जैसे कि हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, ऐसे ही Ag चांदी लिखते हैं। और AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो Ag अलग रहता है और क्लोरीन गैस अलग निकल जाती है। और इस तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड में क्लोराइड हो गया तो सिल्वर ब्रोमाइड में भी सिल्वर अलग और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है। तो ये तो बहुत इजी है, ये इतना एग्जाम में पूछा जाता नहीं है। बाकी आप ध्यान रखना जो पहले मैंने बताए होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आती है भाई, विस्थापन अभिक्रिया। अभी तक आपने 2 अभिक्रिया पढ़ी हुई है, संयोजन जिसमें 2 चीजें जुड़ रहे हैं, वियोजन जिसमें एक टूट करके 2 या 2 से अधिक चीजें बन रही है। विस्थापन में क्या होता है, देखो विस्थापन शब्द का मतलब क्या होता है, किसी को किसी की जगह से हटाना, विस्थापित करना। तो इसमें भी वही होगा, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब उसकी जगह से हटा देता है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। Fe प्लस CuSO4, तो ये क्या करेगा, जो ये वाला है ना कॉपर, ये फेरस इसको हटा देगा, कॉपर को इसको हटा देगा, बोलेगा हट भाई, क्यों, क्योंकि ये पावरफुल होता है। तो ये क्या बन जाएगा, FeSO4 और Cu बेचारा अलग हो जाएगा। तो कॉपर और फेरस में जो है पावरफुल कौन सा है, फेरस, तो फेरस उसको हटा देगा। इसी तरीके से देखो ये हटा रखा है ना फेरस को। अब यहाँ पे जिंक भी इसको कॉपर को हटा करके और उसको अपनी जगह जुड़ जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो विस्थापन में आपको याद ध्यान रखना है कि ये पूरा एक तत्व है, सॉरी तत्व नहीं, ये वाला तत्व है और ये क्या है, यौगिक है। तो ये जो तत्व है इस यौगिक में से हटा करके और खुद जुड़ जाता है, और ये क्या होता है, पावरफुल होता है। ये आप तीसरा चौथा चैप्टर में है सक्रियता सारणी कि जो ज्यादा पावरफुल कौन, मतलब ज्यादा क्रियाशील कौन करता है, मतलब क्रिया फटाफट कौन करेगा। तो फेरस ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए वो कॉपर को हटा देता है। जिंक भी ज्यादा क्रियाशील होता है कॉपर के तुलना में ना, तो कॉपर को उसके जगह से हटा देगा। सिंपल देखो, पावरफुल होता है, कॉपर से फेरस भी पावरफुल है और जिंक भी पावरफुल है, और कॉपर से जो है वो लेड, वो भी पावरफुल है। तो कॉपर क्लोराइड में Pb हट जाएगा, मतलब Pb जुड़ जाएगा और कॉपर हट जाएगा। तो कॉपर तीनों से कम पावरफुल है, फेरस, जिंक और Pb ज़्यादा पावरफुल है, तो उसको हटा देंगे और उसकी जगह जुड़ जाएंगे। बस विस्थापन अभी इतनी सी, आपको बस डेफिनेशन याद रखनी है और 1 या 2 एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। ये वाला बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं भाई, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो विस्थापन में क्या पड़ा था, जिसमें एक तत्व क्या होगा, दूसरे यौगिक को हटाएगा, इसमें क्या होगा, आपस में चेंज कर लेंगे। द्विविस्थापन मतलब दोनों ही जो है आपस में जगह चेंज कर लेंगे। देखो कैसे, सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं। तो देख लीजिए अभी सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2,
तो ये होते क्या है, इसमें क्या लिखा था, आयनों का आदान प्रदान करते। पहले इसको तोड़ते हैं, ये होते किस तरह से है, ये होता है Na+ और SO4-, ये इस तरीके से होता है। और ये कैसे होता है, Ba+2 और ये Cl-। तो ये जुड़ते किस तरह से हैं, ये एक माइनस वाला जो है इसके साथ जुड़ जाता है और ये वाला जो है इसके साथ जुड़ जाता है। तो बनता क्या है, एक मिनट, यहाँ पे 2 आएगा ना, BaSO4, तो BaSO4 बन जाएगा प्लस में NaCl बन जाएगा। तो ये क्या होगा, इन्होंने आयनों का आदान प्रदान तो कर लिया, आयन मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से BaSO4 और NaCl बन गए। यहाँ पे अभिक्रिया को संतुलित कर रखा है, जो मैंने बता रखा है, आप उस तरह से अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो आपको रिवर्स क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि BaSO4 के रूप में श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। तो वो क्या बोलेगा कि सोडियम, आपको है ना वो ये नाम देगा, ये सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो एक अवक्षेप बनता है, उस अवक्षेप का नाम बताइए। ठीक है, तो उसका नाम क्या होता है, बेरियम सल्फेट, BaSO4। तो ये हो गया भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर से देख लेते हैं इसमें क्या हो रखा है, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे उसका आदान प्रदान, ये प्लस वाला ये माइनस वाला आपस में जुड़ गए और ये 2 प्लस वाला 2 माइनस वाला आपस में जुड़ गए, मतलब इन्होंने 2 वाले 2 के साथ चला गया और 1 वाला 1 के साथ, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तो हुआ। तो इलेक्ट्रॉन तो को आयन ही बोलते हैं और आयनों का जो है स्थानांतरण हो गया है, मतलब आपस में उन्होंने चेंज कर लिया है। तो ये हो गया द्विविस्थापन। देखो क्यों, क्योंकि जो Na यहाँ पे था वो Na यहाँ आ गया और Ba जो यहाँ पे था वो Ba यहाँ पे आ गया, तो दोनों ने आपस में जगह चेंज की, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब लास्ट में देखते हैं भाई, देखो उपचयन और अपचयन। उपचयन अपचयन को मैं पहले अपनी भाषा में समझाता हूँ। देखो उपचयन और एक होता है अपचयन। उपचयन में 2 चीजें होगी, या तो इसमें होगा ऑक्सीजन प्लस, मतलब ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन होगा, नहीं तो उसके अंदर से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है, माइनस का मतलब हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो भी उपचयन ही होगा। अपचयन क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो अपचयन होगा, या ऑक्सीजन निकल रहा हो तो अपचयन होगा। तो आपको कोई एक ही चीज याद रखनी है कि अगर उपचयन हो तो क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है। एक याद होगी तो इसका रिवर्स ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि भाई अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन है, इसका मतलब ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उपचयन कि अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन, निकल रहा है तो उपचयन। सिंपल सा है। अब आगे देखते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक से ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब निकलता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कॉपर है, इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया तो कॉपर ऑक्साइड, सिंपल। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक से हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। 1 मिनट नहीं, उपचयन नहीं होगी, अपचयन होगा, ये गलत लिखा हुआ, अपचयन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर है CuO, तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन हट गया ना, तो भी क्या हो गया, ये उपचयन हुआ ना। ऑक्सीजन का हटना भी तो बताया था, देखो ऑक्सीजन का हटना भी तो क्या होगा, अपचयन होगा ना, उपचयन बोल रहा हूँ मैं, अपचयन होगा, तो ये अपचयन हो गया। और हाइड्रोजन है, ये तो आगे बात कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये दोनों हो गया उपचयन अपचयन। तो आगे देखते हैं कि अब कभी ऐसा हो जाए तो क्या होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक अभिकारक तथा दूसरा अभिकारक एक अभिकारक उपचयित हो रहा हो और दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा, मतलब एक अभिकारक के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और दूसरे के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अपचयन कहते हैं, दोनों साथ में हो रहे। और नहीं तो इसका कॉमन नाम होता है रेडॉक्स। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो। देखो ये वाला बेस्ट एग्जांपल है CuSO4, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, Cu से क्या होगा, ऑक्सीजन हट गया। तो मैंने ऑक्सीजन को हटना क्या बताया, देखो मैंने बता रखा ना, ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, अपचयन। तो क्या लिखा हुआ, अपचयन। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या होगा,
ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या पढ़ रखा है आपने, ये ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, तो ये हो गया उपचयन। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं इसमें भाई, इसमें क्या हुआ, तो जिंक है, जिंक है और जिंक यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना उपचयन, उपचयन हो गया। और कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये अपचयन। आ रहा समझ में, देखो MnO2 इसके साथ यहाँ पे देखो Mn यहाँ पे, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन हट गया, हटना मतलब ऑक्सीजन का हटना उपचयन, है ना। और एक मिनट है ना, मैंने कुछ अलग बोल दिया क्या, ऑक्सीजन का हटना उपचयन कैसा होगा, एक मिनट है। ऑक्सीजन का हटना तो अपचयन होता है ना, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन हटना, हाँ यहाँ पे तो सही बोल रखा है कि ऑक्सीजन हट रहा है तो उपचयन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन का हटना अपचयन होता है ना, अपचयन। ये देखो ऑक्सीजन का हटना, ये हटना माइनस अपचयन है ना, मैंने गलत लिख दिया, ये अपचयन होगा, कहाँ गया, ये अपचयन होगा, और ये वाला जो है उपचयन होगा, क्योंकि उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये अपचयन होगा। ऑक्सीजन जो है हट रहा है तो अपचयन, हाइड्रोजन है इसके साथ यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया उपचयन, जो ये ऊपर भी लिखा हुआ है। समझ में बेसिक सा है, आप सिर्फ इसको ध्यान रखोगे, ये जो मैंने बताया इतना सा, तो आपको उपचयन अपचयन सब समझ में आ जाएगा। और अगर ये दोनों साथ में होते हैं तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, देखो ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको सिंपल पूछ लेगा कि संक्षारण क्या होता है, समझाइए, बस खत्म। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछता है कि संक्षारण, संक्षारण होता क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होने लगती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण का मतलब क्या होता है, किसी चीज का नष्ट होना, खराब होना। कोई चीज खराब कैसे होती है, आसपास में अम्लीयता से, आर्द्रता मतलब नमी के संपर्क में आती है तभी क्या होती है, संक्षारित होने लगती है, नष्ट होने लगती है, इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, ये एक संक्षारण का उदाहरण है। चांदी का काला होना, ये संक्षारण का उदाहरण है। तांबे का हरा होना, ये संक्षारण के उदाहरण है। सिंपल टॉपिक है संक्षारण, मतलब लोहे पे जंग लग जाना मतलब लोहा खराब ही तो हो रहा है। चांदी काली होती है मतलब चांदी खराब ही तो हो रही है। काला होना मतलब कोई रंग चेंज नहीं हो रहा है, खराब हो रही है। खराब होने को ही साइंस के लैंग्वेज में संक्षारण कहते हैं, और इस प्रक्रिया को मतलब संक्षारण कहते हैं, प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आगे देखते हैं, विकृति गंधिता मतलब किसी चीज का खराब होना और खराब होकर के बदबू आना, उसको कहते हैं विकृति गंधिता। किसी चीज का खराब होना, नष्ट होना, तो क्या होता है संक्षारण। और किसी खाने वाली चीज का खराब होकर के गंध देना, वो क्या होता है विकृति गंधिता। तो देखो तैलीय वसा युक्त खाद्य पदार्थ, मतलब तैलीय वसा युक्त खाद्य पदार्थ कौन सा होता है, चिप्स वगैरह होना, ये तो जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके विकृति गंधी हो जाते हैं, और इनका स्वाद जो है गंध बदल जाता है। मतलब जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या होते हैं, मतलब खराब होने लगते हैं। जो भी ये चिप्स वगैरह या जो पैकेट फूड होते हैं ना, वो अगर उनको खाली छोड़ दो कुछ टाइम तक, जैसे कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक, तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो विकृति गंदी होने लगेगी, मतलब उनमें से बदबू आने लगी और उनका जो स्वाद है वो चेंज होने लगेगा। तो क्या कहते हैं, प्राय तेलीय वसायुक्त खाद्य पदार्थों को उपचयन रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। तो जो भी चीज़ है पैकेट में फूड आती है, अगर क्योंकि देखो ऑक्सीजन हर जगह उपस्थित है, जब हम पैक करेंगे किसी भी खाने वाली चीज़ को तो उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी। तो ऑक्सीजन आ जाएगी तो भाई कोई चीज़ पैक आज हुआ है और उसको खाना है 4 दिन बाद 5 दिन बाद, क्योंकि कंपनीज होती है वो कम से कम 3-3 महीने के लिए, कोई जैसे कि कोई उसने चिप्स बनाया या फिर मान लेते हैं कि कोई बिस्किट बनाया या फिर कोई नमकीन बनाया, तो वो तो ऐसा नहीं कि आज पैक किया और कल बिक गया, 2 महीने का कम से कम टाइम होता है। तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी आ जाएगा भरते टाइम में। तो ऑक्सीजन जब भरते हैं, मतलब ऑक्सीजन तो नहीं भरते हैं, लेकिन जब पैकिंग की जाती है तो उसमें हम प्रति ऑक्सीकारक लगाए जाते हैं, मतलब ऐसी चीज़ उसमें मिलाई जाती है जिससे ऑक्सीजन अभिक्रिया ना करके, और ज़्यादातर उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। ठीक है, ताकि जो है वो अभिक्रिया ना करे और जो वो खाद्य पदार्थ है वो सुरक्षित रहे। और वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रोकने के लिए उपचयन की गति धीमी हो जाती है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थ सामग्री रखने से उपचयन गति धीमी हो जाती है। मतलब अगर खाने को बंद रखा जाए, वायुरोधी मतलब जिसके अंदर वो हवा नहीं जाती है ना, तो
उपचयन की गति धीमी हो जाती है, मतलब वो खाना खराब होना कम हो जाता है। तो सीधी सी बात है ना, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो खाना खराब कैसे होगा? क्योंकि खाना खराब होने की वजह ही ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन, जिसको हमने पढ़ा उपचयन, वो ऑक्सीकरण ही है, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना तो वो ऑक्सीकरण ही है। तो जब भी ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ता है मतलब उसको तबाह करता है, समझ लेना बस ये। अब देखो दो तरह की मैंने कहा था अभिक्रिया, जो लास्ट में पढ़ेंगे वो एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। तो देखो पहले ये वाला पढ़ लेते हैं। ऊष्मा, एक मिनट, दोनों जगह ऊष्माक्षेपी कैसे लिखा हो भाई? देखो ऊष्माक्षेपी, जिन अभिक्रिया में उत्पादन के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्माक्षेपी होती है। ये तो सही है, मतलब अभिक्रिया हुई, जैसे कि चूने वाला एग्जांपल हमने कहा था ना, पानी के अंदर चूना डालते हैं और फिर उसमें हवा डालते हैं, सॉरी, पानी के अंदर चूना डालते हैं तो क्या होती है, हल्का सा ऊष्मा निकलता है ना। तो अभिक्रिया के साथ उत्पाद निकलता है, मतलब उत्पाद बनता है, और जब ऊष्मा भी निकलती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ शोषी होगा, ऊष्माशोषी, ये वाला शोष, मैं बोल देता हूँ ऊष्माशोषी। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऊष्मा को सोखते हैं, तो इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करना होता है तो हम ऊष्मा देते हैं ना, ऊष्मा देते हैं, तो ऊष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। तो जिसमें ऊष्मा देनी पड़े, जिसमें सूखता है वो ऊष्माशोषी, और जिसमें ऊष्मा निकलती है वो ऊष्माक्षेपी। इस तरह से जो आपका लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। ये लगभग 40 से 42 मिनट का लेक्चर हो गया है, तो मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाने की, तो आई होप मैं समझाने में सक्षम हो पाया होऊंगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले, मुझे जो क्या कहते हैं मोटिवेशन मिले, ताकि मैं जो चैप्टर है आपके इसी तरह से कंप्लीट करवा दूं। और जो मैंने टॉपिक इंपॉर्टेंट बोले हैं वो सही में इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।